विद्यार्थियों, हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखा कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और उन अधिकारों के जो हैं वो दो व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। एक तो शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। तो आज हम ये निवारक निरोध अधिनियम के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले कि निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है और यह भारतीय संविधान की सबसे अधिक विवादास्पद धारा है। यह यद्यपि संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध से करने से रोकना है ना। यानी व्यक्ति कोई अपराध नहीं किया, उससे भी पहले से ही उसको नज़रबंद कर देना ही जो है यह प्रक्रिया निवारक निरोध की कहलाती है। इस जो निवारक निरोध की जो प्रक्रिया की विशेषता यह है कि यह सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू है ना। कि इसमें जो है विश्व में अन्य किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाई जाती है। ब्रिटेन और अमेरिका आदि प्रजातंत्रात्मक राज्यों में केवल युद्ध काल में ही इसका आश्रय लिया जाता रहा है, लेकिन भारतीय संविधान में युद्ध और शांति दोनों समयों के लिए निवारक निरोध अधिनियम की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में की गई निवारक निरोध की इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला जो आया वो है निवारक निरोध अधिनियम 1950, जिसमें भारतीय संसद द्वारा पहला निवारक निरोध कानून 26 फरवरी 1950 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारतीय प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसके तहत नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष की थी और यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक अस्तित्व में रहा। इसके बाद जो दूसरा आया वो था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है ना, मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971। इस कानून के तहत संकट काल में किसी भी व्यक्ति को परामर्शदाता मंडल से परामर्श लिए बिना 21 माह तक नज़रबंद किया जा सकता था। यह अधिनियम अप्रैल 1979 में समाप्त हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो अधिनियम आया वो था तीसरा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974। आर्थिक क्षेत्र में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। प्रारंभ में इसके अंतर्गत नज़रबंदी की ही अवधि 1 वर्ष की थी, जिसे 1984 में एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष तक कर दिया गया। चौथा जो आया वो था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक और जातीय दंगों तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। पांचवा जो था वो था आवश्यक वस्तु एवं चोर बाजारी निवारण अधिनियम 1980, जिसमें आवश्यक वस्तु और चोर बाजारी पर नियंत्रण करने की व्यवस्था की गई थी। छठा आया आतंकवाद एवं विध्वंस गतिविधि निरोध अधिनियम टाडा 1985 है ना। निवारक निरोध के लिए अब तक जो कानून बने उनमें सबसे अधिक कठोर एवं प्रभावी था, जो 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया और यह समाप्त करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश था।
तो ये जो कानून था ये बहुत ही कठोर कानून था, जिसके द्वारा आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रण करने की व्यवस्था की गई थी। दूसरा जो हम देखते हैं कि इसमें जो है अगला जो अधिनियम आता है वो है गैर कानूनी पोटा, है ना। टाडा के बाद आया हमारा पोटा आतंकवाद निरोध अधिनियम, है ना। तो इसमें जो है 2002 में आया ये, और देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया था, जिसे 21 दिसंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसके बाद 8वां आया गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004। इसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। 9वां आया गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधित कानून 2009। इस कानून के दायरे में आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण या अन्य तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को सहायता करने वाले कार्यों को लाया गया। इस कानून का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की त्वरित जांच, अभियोजन और सुनवाई करना है। तो इस प्रकार जो है निवारक निरोध के माध्यम से समय समय पर जो है संविधान के द्वारा जो नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए कुछ ऐसी विध्वंसक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया जो उनके नागरिक जीवन पर और व्यक्तिगत जीवन को हानि पहुंचा सकती हैं। इन नियमों की जो है व्यवस्था की आलोचना की गई और अनेक जो है इस पे कई जो तथ्य आरोपित किए गए, है ना। लेकिन हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि संविधान निर्माण की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में निवारक निरोध की व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक और उपयोगी है ना। संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि अपनी विध्वंसवादी करतूतों से देश की स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी नहीं है। अतः इन विध्वंसकारी कार्यों पर रोक लगाने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिकूल नहीं है। गोपाल बनाम मद्रास राज्य विवाद में न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने निवारक निरोध की उपयोगिता इन शब्दों में स्वीकार की थी कि इस भयावह उपकरण की व्यवस्था, जिसका प्रजातांत्रिक संविधान में कोई स्थान नहीं है, जो मौलिक अधिकार की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिससे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्र हित को खतरा है। तो इस तरह से कुछ अपवादों के बावजूद भी यह अधिनियम जो बनाए गए वो नागरिकों की सुरक्षा और जो है उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ही बनाए गए। अगला जो हम चर्चा करते हैं वो तीसरा अधिकार है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। संविधान के जो अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। शोषण की परिस्थितियां समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है और इस संबंध में कई व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है ना। इसके द्वारा मानव के दुर्व्यवहार तथा बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है और इसका उल्लंघन करने जो है वो अपराध माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसी अनुच्छेद के तहत संसद ने बधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1988 जो है पारित किया गया था। यानी संविधान के द्वारा जो मानव का दुर्व्यवहार है और बेगार लेना उसको अवैध घोषित किया गया है, दंडनीय घोषित किया गया है और इसी दिशा में 2 जो अधिनियम भी पारित किए गए हैं जिससे कि नागरिकों का बेगार नहीं हो और उनका शोषण नहीं हो सके। इसी में जो दूसरा आता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध, है ना। इस अनुच्छेद के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में
काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिस्थितियाँ जो संकट में हो, जिनसे उसका जीवन संकट में हो, ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा। बाल अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से सन 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का भी गठन किया गया था। तो इस प्रकार जो है इस अनुच्छेद के द्वारा बच्चों के जो मूलभूत अधिकारों की रक्षा की गई है और सन 1996-97 में न्यायालयों ने बाल श्रम के निषेध पर बल दिया और प्रशासन जो है बाल श्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए उनको प्रतिबद्ध किया गया। लेकिन बंधुआ मजदूरी हो, ये बाल श्रम, ये सभी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम हैं। अतः कानूनों या आधे अधूरे प्रशासनिक प्रयत्नों के आधार पर इन स्थितियों को समाप्त करना संभव नहीं है जब तक कि नागरिकों के मूलभूत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है अधिकारों की, उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाएगी। तो इस तरह से हमने आज ये 2 अधिकारों पर चर्चा करी। आज की वीडियो में अभी इतना ही करेंगे। धन्यवाद।